कहानी का ये 31वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। जय वहां से जाने लगा तो ख्याति की आवाज उसके कानों में पड़ी। हे सुनिए। उसकी आवाज सुनकर जय की आंखें मुस्कुराई। वो फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर मुड़ा तो ख्याति ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड। ख्याति अंदर चली गई, उसके पीछे जय, और फिर अचानक ही अंबर ने अंदर कदम रखने के साथ ही दरवाजा जोर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर ख्याति झटके से पलटी। अंबर को देखकर ख्याति बुरी तरह से चौंक गई। वो घबरा कर बोली, मैम आप। अंबर बिना कुछ कहे आराम से आगे आई। उसने खाली आंखों से ख्याति की आंखों में देखा और बोली, परवीन के अटैक के बाद भी जिंदा हूँ इसलिए चौंक गई हूँ, या फिर तुम तक कैसे पहुंची ये समझ नहीं आ रहा है। ख्याति का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अनजान बनते हुए बोली, ये आप क्या 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 बातें कर रही हैं मैम? बच गई से आपका क्या मतलब है? आप तो ठीक ही थी। अंबर बुरी तरह से गरजी। बस अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और बेहद आराम से सोफे पर बैठ गई। ख्याति की जान गले में अटकी थी। वहीं जय बड़े आराम से अंबर को देख रहा था। अंबर बोली, उस डेड बॉडी का क्या करोगी? उसने सीधा सा सवाल किया। ये सुनते ही ख्याति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जहां खड़ी थी उसके पैर वहां से उठे नहीं। उसका शरीर अंदर से कपकपा रहा था। किसी तरह से चेहरे के भाव संभाले हुए वो अंबर की तरफ आई, उसे ना समझने का नाटक करते हुए, बॉडी, डेड बॉडी मेरे घर? आप क्या कह रही हैं मैम? ये सुनकर जय व्यंग से हंसा। ख्याति ने अजीब नजरों से उस अनजान खूबसूरत चेहरे को हंसते हुए देखा। जय ने अंबर से कहा, मानना पड़ेगा प्रिंसेस, आपके सामने झूठ बोलने की इतनी हिम्मत, तारीफ तो बनती है। ख्याति ने गुस्से से जय को देखा और बोली, झूठ? हो कौन तुम? हाँ। फिर उसने अंबर से कहा, मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है। अंबर ने सोफे के पास पड़ी टेबल पर रखे मार्बल से बने शोकेस को देखा। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था, या कि जोर से चीखते हुए ख्याति ने पीछे टी शर्ट में छुपी कैंची निकाली और अंबर के सीने पर वार किया। जय चिल्लाया, प्रिंसेस। फिर वो हवा की तेजी से आगे आया। इसी के साथ अंबर ने मार्बल में ख्याति को देखा। वो पलक झपकते ही सोफे के किनारे पर सरकी और उठ गई। कैंची अंदर घुस चुकी थी, लेकिन अंबर में नहीं, सोफे की रूह में। जय की जान में जान आई। वह अपनी जगह पर ही रुक गया। इस समय उसकी तेज सांसें किसी तूफान सी लग रही थी। अगले ही पल अचानक ही अंबर ने वो शो पीस उठाया और ख्याति के सिर पर दे मारा। ख्याति दर्द के मारे बुरी तरह से चीखी। शो पीस टूट कर बिखर गया। ख्याति के माथे और सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और फिर वो धड़ाम से सोफे पर आ गिरी। अंबर के हाथ में शोपीस का कुछ हिस्सा अब भी था और हाथ आधा हवा में। उसने ख्याति को देखा जिसके सिर से खूनधार बनकर बह रहा था। जे आगे आया, उसने हवा में ही अंबर के हाथ पर हाथ रखा और ख्याति को देखते हुए कहा, नाइस किट योर हाइनेस। अंबर ने हैरानी से सरासा सिर घुमाकर जय को देखा। उसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ा। अंबर बोली, मर तो नहीं जाएगी? जय ने जवाब दिया, हरकतें ढीठ वाली है, जान भी ढीठी है, नहीं मरेगी। कहकर जय ने उसके हाथ से वो शोपीस लिया। उसने आसपास देखा और फिर किचन की तरफ बढ़ गया। अंबर चुपचाप उसे कुछ करते हुए देख रही थी। कुछ सेकंड्स बाद जय किचन से आया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। अंबर की आंखें सिकुड़ गई। जय ने उस शोपीस को फर्श पर डाला और उस पर शराब डाल दी। कुछ ही पल में फर्श पर जहां जहां मार्बल्स बिखरे थे, उसने सब पर शराब छिड़क दी। अंबर ने असमंजस से पूछा, ये क्या है? जय आराम से बोला, आपके फिंगरप्रिंट्स मिटा रहा हूं। कहकर उसने बोतल बिना देखे पीछे की तरफ फेंक दी। जय बोला, इसको कैसे ले जाएंगे? जय ने ख्याति की तरफ से झटका तो अंबर बोली, पहले ये देख ली डेड बॉडी थी किसकी। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ख्याति का कमरा परियों की कहानियों में दिखाई जाने वाले जैसा था। अंबर कमरे में आई। सामने ही लंबी सी टेबल पर लाश थी। टेबल के कोने से खून टपक रहा था। उसके नीचे लटके हाथ पर लंबे लंबे घाव थे जिससे खून भी निकल रहा था।
पिंक कलर का फूलों वाली डिजाइन का फर्श, लाल लाश दिखाई दे रहा था। दरवाजे से ही अंबर उस लाश को देखने लगी। वो धीमे धीमे कदमों से आगे आई। लाश के चेहरे पर भी खून था। तभी उसकी नजर लाश के सीने पर गई। कैंची के वार से उसके आंतरिक अंग झाँक रहे थे। वो एकदम से मुंह पर हाथ रख कर पीछे हटी। रोकते रोकते भी उसने बिस्तर पर उल्टी कर दी। जय ने एकदम से पर्दा खींचा और लाश ढक दी। जय ने उसके आगे आते हुए कहा, आप बाहर जाइए। उसने नाम में सिर हिलाया और बोली, मैं जानती हूँ इन्हें। कहकर उसने चेहरा ऊपर किया तो उसमें आंसू छिलमिला रहे थे। उसके कहते ही जय ने भी एक दफा पलट कर लाश देखी और फिर बोला, आप जानती हैं कौन है? अंबर ने तभी आवाज में कहा, तरुण, सिक्योरिटी हेड है। फिर से एक बार, फिर से कोई बेमतलब मारा गया। कोई ऐसा जो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार था, और वो फिर से कुछ नहीं कर पाई। उसकी आंखें आंसू को रोकने की कोशिश के चलते लाल पड़ चुकी थी। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, उनका परिवार है, 2 साल का बच्चा है उनका। मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ कुंवर जी। मैं लोगों को अपनी वजह से मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। क्या कहूंगी इनकी फैमिली से? ही इज डेड, वो मर गए हैं कुंवर जी। जय के पास जवाब नहीं था। तरुण को तो वो भी अच्छे से जानता था। वेगस में अंबर की सिक्योरिटी उसके अंडर थी। बेशक वो गायत्री जी के लिए काम करता था, लेकिन अपने काम को भी वो पूरी जिम्मेदारी से करता आया था। तरुण की लाश ख्याति के कमरे में थी। अंबर कुछ दूर खड़ी लाश को ऐसे देख रही थी, मानो उस शरीर पर वार करने वाले हाथ उसी के थे, जैसे उस शरीर में जान उसी की वजह से नहीं थी। जय ने हल्के से लाश की तरफ सिर घुमाया और फिर अंबर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बस कुछ कदम और लेने ही योर हाइनेस। उसके बाद आप इस दुनिया से दूर मेरी दुनिया में होंगी, और मैं वचन देता हूँ, वहां सिर्फ आप और आपके अपने होंगे, जो आपके चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं। अंबर रुआ से स्वर में बोली, कभी कभी लगता है कि सब कुछ विराज भाई साहब को देकर चली जाऊं, कहीं बहुत दूर। फिर उसने गहरे स्वर में कहा, पर इतनी हत्याओं का हिसाब भी चाहिए मुझे, और मैं जरूर लूंगी। कहते हुए उसने जय की आंखों में देखा। जय की आंखें आश्वासन से उसकी आंखों में देखने लगी। जय ने उसके कंधे पर हल्की सी थपथपी देते हुए कहा, आप बाहर वेट करिए, मैं यहाँ देखता हूँ। अंबर ने नाम में सिर हिलाया और बोली, मैं रॉयल ग्रुप्स को ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दीजिए। जय ने सिर हिलाकर हाँ भी भरी और नीचे खोजबीन करने चला गया। अंबर ने आस पास देखा तो रूम जितना बड़ा था उतना ही साफ। वहां सजावट की चीजें बहुत सारी थी। अगले ही पल वो अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी पूरी दीवार पर बनी थी। इतनी बड़ी अलमारी थी जैसे पूरे मोहल्ले का सामान भर रखा हो। अंबर ने लंबा सा पल्ला सरका दिया। अलमीरा में लाइट जल उठी। लाइन से कपड़े रखे थे, कुछ टंगे भी थे। अंबर ने दूसरी स्लाइड सरकाई तो वहां उसकी एक्सेसरीज रखी थी। उसने गौर से हर चीज देखी और फिर आखिरी स्लाइड सरकाई। उसमें जूते थे, अलग अलग कपड़ों के मैचिंग के। उसके कलेक्शन बिल्कुल अपडेटेड थे, जैसे कि लॉन्च होते ही ख्याति के दरवाजे तक चलकर आ जाती हो। अंबर सामने लगे रैक की तरफ बढ़ी। उसमें फाइल्स और किताबें लगी थी। उसने एक एक करके फाइल्स टटोलना शुरू किया। हर फाइल में उनके आने वाले या फिर जो चल रहे उन सब प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट थी। अंबर ने फाइल्स देखने के बाद किताबें भी छान मारी, लेकिन उसे अब तक कुछ नहीं मिला। वो ड्रॉर की तरफ बढ़ी, तभी अचानक जूतों वाली अलमारी पर उसकी नजरें गई। अंबर ने 2 कदम पीछे ली और गौर से देखा। एक जोड़ी सैंडल्स, जरूरत से ज्यादा पुराने और ओल्ड फैशन थे। उसने वो जूते उठाए तो सब कुछ सही था। जूते फिर से रख कर वो आगे जाने को ही कि उसने महसूस किया कि जूतों में वजन था। उंगलियों में ही जूते इधर उधर घुमा कर देखा तो जिस ब्रांड के जूते थे वो नाम एक जूते पर अलग कलर का था और एक पर अलग। अंबर फर्श पर ही बैठी, उसने अपनी जीन्स से कटार निकाली और दोनों जूते फाड़ डाले। कटार इतनी पैनी थी कि छूते ही उंगली हाथ से अलग हो जाए। अचानक ही कटार की नोक पर कुछ अटका और फर्श पर आगे तक सरक गया। उसने एकदम से सिर उठाया तो चाबी थी। अम्बर ने जूते छोड़े और चाबी उठाई। भारी सी चाबी, लॉकर तो दिखा नहीं, फिर चाबी किस ताले की है? वो उठी और फिर से सारी अलमारी देखने लगी।
उसने देखा पुराने कपड़ों की अलमारी में पार्टीशन लगाए गए हैं जो हटाए जा सकते हैं। उसने एक एक करके पार्टीशन हटाए तो आखिरी में सबसे नीचे वाले पार्टीशन के ठीक नीचे एक की होल था। उसने चाबी देखी और फिर की होल में लगाई। इधर जय नीचे आ गया। उसने ख्याति पर नजर डाली तो वो अब भी जैसी की तैसी ही पड़ी थी। जय ने चारों ओर सिर घुमाया। किचन था, दो रूम भी थे। वो कुछ सोचकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दरवाजा पहले से अध खुला था, जिनमें से किताबें, फाइल्स, फोटोज और शो की चीजें दिखाई दे रही थी। वो अंदर गया। दीवार पर लगा टीवी चालू था और वहीं टेबल पर वेफर्स रखे थे। उसने ड्रोन से देखा था तो घर में सिर्फ ख्याति ही थी। और तो और वो ऊपर थी। यहाँ कौन पार्टी कर रहा था? सोचते हुए उसने अपने माथे पर दो उंगलियां चलाई। धड़ाम! तभी बाहर से आवाज आई। कुछ भारी सा गिर गया था। जय तुरंत बाहर को दौड़ पड़ा। अंबर ने ऊपर से बांस खिड़की पर मारा था। ये उसी की आवाज थी। जय को कमरे से निकला देखकर अंबर चिल्लाई, पकड़ो उसे! कोई किचन से निकलकर भागा था। अंबर के ऑर्डर पर ही उसके पीछे जय भी खिड़की की तरफ गया। कोई जैकेट पहनता हुआ बाहर कूद गया। जय ने कमरे से निकलते ही दौड़ लगा दी और एक छलांग में ही खिड़की लांग दी। अंबर ने तुरंत फोन लगाया। दिया थी सामने, वो बोली। हाँ बोलो। अंबर बोली, अंदर आओ जल्दी। कहते ही वो भी नीचे आकर खिड़की से कूद गई। वो शख्स पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था। जय अपनी गति बढ़ाते हुए उसके करीब पहुंचा ही था कि उस शख्स ने एक कट मारा और एक बाईं और संकरी गली में गायब हो गया। जय ने एकदम से पंजों पर ब्रेक दिया। वो तेज सांस लेते हुए चारों ओर सिर घुमा गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, कहाँ चला गया? कहकर वो उसी गली में घुसा। इधर अंबर सड़क पर आई तो दोनों ही गायब थे। उसने सिर पर हाथ रखकर यहाँ वहां देखा और फिर कुछ सोचकर वो सीधा दौड़ गई। शख्स बीच में खेलते बच्चों बूढ़ों को धकेलते हुए बेसुध भागा जा रहा था, मानो ये उसके जीवन की आखिरी दौड़ साबित हो सकती है। जय बच्चों के बीच से संभाल के क्रॉस करके फुर्ती से पैर रखता जा रहा था। वह अपनी जान की बाजी लगा चुका था और जय उसको पकड़ने के लिए अपनी गति पर ध्यान रखे हुए था। तभी फिर से अचानक वो शख्स गली से निकलकर हाईवे पर आ गया। एक ट्रक एकदम से गुजरा तो वो शख्स अचानक रुक गया। उसकी बड़ी सांसें उस ट्रक को करीब देखकर थम ही गईं। एक पल के लिए जय को लगा कि टक्कर होगी। वो दो पल खड़ा रहा, फिर उस शख्स को सही सलामत देखकर उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, ये रेस तेरे लिए अच्छी नहीं होगी। कहकर वो भागा। उस शख्स ने जय को देखा और फिर से रोड पर भागने लगा। शख्स डिवाइडर के किनारे दौड़ रहा था, वो भी उल्टी तरफ। जय रोड के उस और फुटपाथ से धीरे धीरे डिवाइडर की तरफ जाने को हुआ, लेकिन अगले ही पल वो शख्स डिवाइडर पर चढ़कर कूद गया। जय ने दौड़ते दौड़ते ही कार के बोनेट पर पैर रखा और डिवाइडर पर चढ़ा। वो शख्स उस तरफ चला ही था कि एक कार उसके आगे रुकी। शख्स झटके से रुका। उसी के साथ जय ने उसकी हुडी का टोपा अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। जय कार के ड्राइवर को देखकर मुस्कुराया। वो अंबर थी। जय बोला, स्मार्ट वर्क योर हाइनेस। थैंक यू कुंवर जी, कहकर उसने हल्के से सिर झुका लिया। दूसरी तरफ रॉयल ग्रुप्स की बिल्डिंग में अंबर अपने कैबिन में मौजूद नहीं थी, लेकिन परिणीता, प्रथम और मौनी उदय उसके ही कैबिन पर कब्जा जमा के बैठे थे। सामने तीनों लैपटॉप पर कोई पीपीटी देखते देखते अपने अपने आइडियाज देने में व्यस्त थे। मौनी पानी लेने को झुकी तो उसकी नजर दीवार पर लटकी घड़ी पर गई। 11 बज चुके थे और दिन में ही मीटिंग रखी गई थी। उसने प्रथम से कहा, वो अभी तक नहीं आई प्रथम, लेट तो नहीं हो जाएगी? प्रथम ने कलाई पर टाइम देखा और फिर मौनी से कहा, अब तक तो आ जाना चाहिए था मौनी, हमने आपस में डिस्कस भी नहीं किया। वैसे गई कहाँ वो सुबह सुबह? उदय को राजकुमारी पर भारी संदेह था। उसने फीकी सी नजर प्रथम पर मारी और फिर परिणीता से पूछा, कुछ पता हो तो हमें भी आत्मज्ञान दे दो। प्रथम झटके से हंसा और फिर बोला, तुम सीधा मुझसे ही पूछो ना, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हो? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मौनी कैसे झेलती है तुम्हें। प्रथम की बात सुनकर मौनी भी हंस पड़ी। उसने प्रथम को हाई फाई दिया और बोली, चलो कोई तो है जो मेरा दुख समझता है। हे तीनों लोक के स्वामी, मेरे व्रत का फल कैसा दिया आपने? उदय ने मौनी को मुस्कुराती आंखों से देखा और बोला,
फल तो अच्छा मिला है मोनी, आप माने नहीं चाहती वो अलग बात है, क्यों परी? परिणीता ने मोनी को देखा और बोली, अब तुम यहाँ अकेले पड़ रहे हो तो तुम्हारा साथ दे देती हूँ। जी मोनी जी, मेरे बड़े भैया होनहार तो है, मान भी लीजिए, कहकर उसने उदय से कहा, इतना बहुत है क्या? परिणीता की बात सुनकर उदय ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरा तो तीनों खिलखिला उठे। मौनी ने उदय का चेहरा देखा तो उन दोनों को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। वो बोली, ओके मजाक छोड़ो, कॉल करो उसको। परिणीता ने अंबर को कॉल लगाया, लेकिन रिंग जाने के बाद भी फोन उठा नहीं। उसने दिया को भी कितनी ही बार कॉल लगा लिया, लेकिन दोनों में से किसी ने फोन उठाने की कोशिश नहीं की। चारों ही नहीं जानते थे किशोरी और जय भी उनके साथ है। इसी तरह कुछ 1 घंटा और गुजर गया। इसी बीच वो चारों कई बार फोन लगा चुके थे और पीपीटी को अब तक 20 बार देख भी चुके होंगे। परिणीता परेशानी और गुस्से में लाल हुई बैठी थी। प्रथम और उदय को उनके लापता होने की चिंता खाई जा रही थी। वहीं मौनी बोर्ड मीटिंग में उठने वाले सवालों के जवाब सोचने में लगी थी। अब तक तो अंबर को वहां आ जाना चाहिए था। मीटिंग के लिए अभिमन्यु ने तीसरा रिमाइंडर दिया है और ये आखिरी होना चाहिए था। एक बार को तो विराज को भी उन पर संदेह सा होने लगा, लेकिन चारों ही झूठ बोलने में अव्वल थे, इसीलिए बच गए। उदय कॉफी मशीन से 4 कप उंगलियों में जुकड़ कर लाया। उसने 2 कप प्रथम को देते हुए कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मोनी आप पहले जाइए। प्रथम परी तुम दोनों थोड़ी देर बाद पहुंचो। प्रथम ने कब परिणीता को देखकर कहा, पर उदय ये प्रोजेक्ट मेजरली अंबर और दिया के बिना अधूरा ही है। हम परसेंट करके भी क्या कर लेंगे, हमें यहाँ उनकी जरूरत है। उदय ने सिर हिलाया और बोला, समझ रहा हूँ मैं, पर तुम लोग भी तो समझो, अभी ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है। बोर्ड मेंबर वहां आ गए होंगे। भले ही कंपनी की 79% हम होल्ड करते हैं, लेकिन बचे 21% की पावर रिजेक्शन में काउंट ना हो, लेकिन अप्रूवल में होती है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मौनी बोली, उदय सही कह रहे हैं गाइस। मौनी ने कप टेबल पर रखा और आगे बोली, तुम रेडी रहो, अंबर गैर जिम्मेदार नहीं है, जरूर कुछ जरूरी काम में अटकी होगी, वो जब आएगी तब आएगी। अभी तो हमें कुछ सब कुछ कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उदय ने कहा वही ठीक रहेगा। प्रथम और परिणीता दोनों एक एक करके बोले, मैं सहमत हूँ, मैं भी। कुछ देर में सारे बोर्ड मीटिंग में थे। सर्वेश जी, विराज और अभिमन्यु मौनी के साथ साथ बाकी सारे अपनी अपनी कुर्सियों के आगे खड़े थे। वरुण, हरीश पांडे, निखिल, राजवीर बुंदेला अपनी पोती नव्या और अपने बेटे विश्वजीत के साथ आए हुए थे। अभिमन्यु ने सबकी नजरों से बचकर शीशे के दरवाजे से बाहर देखा और फिर गहरी सांस लेकर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह भाव नहीं थे, बस अकड़ दिख रही थी। कल रात जिस अभिमन्यु से अंबर मिली और आज जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है, दोनों में उतना ही फर्क है जितना एक व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब में होता है। उसने सबकी ओर देखा, फिर कहा, आप सब बैठ सकते हैं। उसके कहते ही नव्या और सूर्यवंशी को छोड़कर सब बैठ गए। नव्या अक्सर ही अपने दादाजी के पीछे खड़ी रहती थी। मौनी ने एक बार अपनी घड़ी देखी और अपने मन में ही कहा, लड़कियों जल्दी आओ। हरीश ने एक बार अभिमन्यु को देखा और फिर विराज से कहा, सब कुछ ठीक है मिस्टर विराज? विराज सहज होकर सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल हरीश, सब ठीक है। शिखर बीच में कूदा। उसने पूछा, फिर इस कॉन्फ्रेंस का कारण? विराज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा शिखर। हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिखर ने ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर सिर झटका तो देवेंद्र बोले, हाँ भाई, क्यों होगी दिक्कत? आखिर प्रेसिडेंट है वो इस अंपायर की, सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। वो सीधे तौर पर ताना दे रहे थे। विराज जवाब देने को हुई तो सर्वेश जी उसे आंखें दिखाकर चुप करवाने लगे, लेकिन विराज जब गायत्री जी की आंखों से नहीं डरता तो और किसी में वो बात नहीं थी। उसने देवेंद्र को तीखी नजरों से देखा और बड़ी सहजता से कहा, जी मिस्टर गुप्ता, इस अंपायर का सब कुछ जिनसे है, उनका इंतजार तो जरूर किया जाना चाहिए, प्लीज वेट। एकदम से दरवाजा खुला तो अभिमन्यु और मौनी की आंखें चमक उठी। परिणीता और प्रथम अंदर चले आ रहे थे। अभिमन्यु ने उन दोनों को देखकर दरवाजे से बाहर तक झांक लिया, लेकिन अंबर कहीं नहीं थी।
हालांकि तीनों सूर्यवंशी उन्हें देखकर हैरान थे। होना भी जरूरी था। आखिर उनका वहां क्या काम? उन दोनों को देखते ही सर्वेश जी को बनीता का हॉस्पिटल में पानी फेंकना याद आया, जिससे उनकी आंखें गुस्से से जल उठी। परी, तुम यहाँ? विराज ने हैरानी जताई तो परिणीता ने बड़े धैर्य के साथ कहा, जी भाई साहब यहाँ। विराज ने तुरंत कहा, भाई साहब कहाँ है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? है कहाँ वो? वहाँ हर शख्स परिणीता को बहुत अच्छे से जानता था। अपने पिता की इकलौती बेटी इतना बड़ा कारोबार संभाल रही है, नाम उसका भी कम नहीं था। विराज उसे सवाल भरी निगाहों से देखता ही रहा कि परिणीता बोली, बैठ सकती हूँ ना? सर्वेश जी कुर्सी से उठे और तल्ख लेटे में बोले, ये बोर्ड मीटिंग है परिणीता, आप सूर्यवंशी महल में नहीं खड़ी, जाकर बायसा के कैबिन में बैठिए। परिणीता ने सिर हल्के से टेढ़ा करके सर्वेश जी को देखा और फिर बिना किसी भाव के मुस्कुराकर बोली, काकू साहब, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, बाहर बोर्ड पर पढ़ लिया था मैंने। यहाँ मैं किसी का इंतजार करने नहीं आई हूँ। मैं इस कंपनी में अपने 1% शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाने आई हूँ। पर आपने वो शेयर सेंटर कर दिए थे, अभिमन्यु ने एकदम से कहा तो परिणीता बोली, नहीं, मैंने सरेंडर नहीं किए। भोपाल जी ने मेरा प्रपोजल प्रोसेसिंग नहीं किया, तो इस लहजे से मैं यहाँ हो सकती हूँ। विराज उसे देखकर कुछ सोचने लगा और फिर उसने पूछा, आपने बाईसा को मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा था? परिणीता बिना कुछ बोले उसको देखने लगी, तभी प्रथम ने कहा, हम बैठ तो सकते हैं ना? विराज को जवाब नहीं मिला तो उसने खाली कुर्सियों की तरफ इशारा कर दिया। मौनी की ठीक साथ वाली कुर्सी परिणीता ने ले ली और प्रथम उसके साथ खड़ा रहा। परिणीता ने जरा सा सिर घुमाकर उसे देखा और बिना होठ हिलाए बोली, बैठ जाओ। प्रथम को लगा कि अगर वो बैठ जाता है तो सर्वेश जी जरूर कुछ कहेंगे और फिर परिणीता अपना आपा खो देगी, जो अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उसने आंखों से ही मना किया तो मौनी ने धीमे से कहा, फायदे की बात कह रही हूँ प्रथम। परिणीता मौनी की बात बीच में ही रोककर बोली, अपनी होने वाली वाइफ को मना करना बहुत गलत हो जाता है। कहकर परिणीता हल्के से मुस्कुराई तो प्रथम छेप कर तुरंत बैठ गया। उसने सबकी ओर देखा जो उनके बैठने का इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु ने कहा, आप क्या कह रही थी दी? मार्केट वैल्यू शेयर वोट? परिणीता बोली, हाँ तो मैं कह रही थी कि रॉयल ग्रुप्स के होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं और अब तो कुछ कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। मेरा प्रपोजल था कि हम इस बिजनेस को एक स्टेप आगे लेकर जाएं। कहकर उसने सबको देखा। सब उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनने लगे। इतने में ही सर्वेश जी ने कहा, मिस चौहान, मुझे नहीं लगता फिलहाल हम कोई ऐसा भी नया रुख रॉयल ग्रुप्स को देना चाहेंगे। अभी भी कंपनी पिछले उधार से उभर ही रही है। वी नीड टाइम। प्रथम ने जवाब दिया, बिल्कुल सर, नो डाउट। पिछले दिनों जो हुआ उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में देखा ही जा रहा होगा। इनफैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल ही क्यों, इंडिया में रॉयल ग्रुप्स 2 रैंक से नीचे आ चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रपोजल लाए हैं। सर्वेश जी की मुट्ठी टेबल पर कस गई। प्रथम की नजर उनके हाथ पर पड़ी भी थी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। सर्वेश जी ने फिर से कहा, रॉयल ग्रुप्स अभी नए प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहता। उन्होंने ऐसे कहा जैसे फैसला ही सुना रहे हों। मौनी ने एक बार फिर से घड़ी देखी और फिर दरवाजे को। परिणीता ने एकदम से कहा, लेकिन यह फैसला आप नहीं कर सकते। अभिमन्यु चेयरमैन है और बाकी बोर्ड मेंबर्स भी तो हैं। सबका ओपिनियन मायने रखता है। सर्वेश जी बोले, कहा ना मैंने परिणीता। सर्वेश जी रूखे बन से बोले ही थे कि विराज ने टोका, वो ठीक कह रही है बाबा, सुनने में कोई हर्ष नहीं है। शिखर बोला, कैसे हर्ष नहीं है विराज? अभी अभी प्रोजेक्ट्स ट्रैक पर आए हैं। नए प्रोजेक्ट्स मतलब नए इन्वेस्टर्स या फिर करंट इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना कितना मुश्किल भरा हो जाएगा, समझ सकते हो ना तुम? परिणीता बोली, प्रथम इन्वेस्ट करेगा। शिखर ने ना समझते हुए कहा, कौन? परिणीता ने प्रथम की तरफ हथेली दिखाई और बोली, प्रथम। शिखर ने व्यंग से हंसकर कहा, सेक्रेटरी है ना आपका? यह सुनते ही सर्वेश जी झटके से खांस उठे। मतलब वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। यह सुनकर ही परिणीता का हौन खोल गया था। प्रथम ने सहजता से कहा, नहीं शिखर, मैं रॉयल गार्ड हुआ करता था। फिलहाल आप मुझे इन्वेस्टर समझिए। मौनी ने टेबल के नीचे से ही हाथ बढ़ाकर परिणीता के घुटने पर रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया।
वरुण बोल उठा। प्रथम, आप मिस चौहान के साथ बिजनेस में बहुत सालों से होंगे। आप तो जानते ही होंगे कि इन्वेस्टर मीन्स सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं होता। इन्वेस्टर के साथ फैम आता है, जो कि प्रोजेक्ट की सक्सेस की सीढ़ी बनाने वाला कंक्रीट कहा जाता है। मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। आप बेटर ऑप्शन नहीं हो सकते। ये सुनकर नव्या पहली बार बोल उठी, मैं इन्वेस्ट करूंगी। राजवीर जी और विश्वजीत जी ने एकदम से अपनी बेटी को देखा। सारे मेंबर्स का ध्यान उस पर आ गया। नव्या बराबर से वरुण और बाकी सारों की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। ये बच्चों का खेल नहीं है मिस बुंदेला, कहकर हरीश ने कहा तो राजवीर जी बोले, बच्ची होती तो यहाँ नहीं होती मिस्टर पांडे। हम उसे लाए हैं ताकि फैसलों में उसकी राय ली जाए। ये सुनते ही हरीश खिसकिया गया। वो बोला, मैं किसी भी नए प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। शिखर भी बोला, मैं भी। देवेंद्र ने उन दोनों को देख हाथ खड़े कर दिए। सर्वेश जी भी बोले, अभिमन्यु, कैंसिलेशन अनाउंस कर दीजिए। ये सुनकर मौनी बोली, अरे आप लोगों ने प्रोजेक्ट सुना भी नहीं, ऐसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? हरीश बोला, क्योंकि हमारे पास और भी काम है मिस राठौर। अभिमन्यु ने एक एक करके सबको देखा, फिर अपने मन में ही कहा, सॉरी परिधि, मुझे ये करना पड़ेगा। वो खड़ा हुआ। परिणीता बुरी तरह से चिढ़ गई। प्रथम प्रोजेक्ट और परिणीता को देखकर परेशान था और मौनी की आंखें घड़ी पर थी। अभिमन्यु बोला, तो सबके मतों को ध्यान में रखते हुए हम मिस चौहान के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ना करके डिले कर रहे हैं। जल्दी ही आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे। तभी एक आवाज आई, तो मुझे लगता है वो समय आ गया है। सबके सब आवाज की तरफ पलट चुके थे। परिणीता, प्रथम, मौनी और नव्या का चेहरा खिल उठा। दिया बिल्कुल सफेद गर्ल्स स्टाइलिश ब्लेजर पैंट्स को ऑरेंज टी शर्ट के साथ टीम अप करके ऑरेंज हील्स पहने खड़ी थी। उसने अपने घुटने से भी लंबे बालों को इस तरह बांधा था कि वो सिर्फ कंधे से नीचे लटक रहे थे। परिणीता ने उसे देखते ही हल्के से कहा, आई हेटेड इट बट आई लव यू मोर। कहते हुए ही उसका चेहरा खिल उठा। अचानक से दरवाजा खुला। दिया ने कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखा और उसी के ठीक पीछे से अंबर का चेहरा निकल आया। अंबर के कदम रखते ही केबिन में सन्नाटा पसर गया। उसे देखते ही हर कोई अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर उठ चुका था। परफेक्ट टाइमिंग। मौनी बेहद धीमे से बोली तो परिणीता ने कहा, अगर ये नहीं आती तो मैं बताती इसको, बिना बताए जाना क्या होता है। अंबर ने मैट शाइनी बेज कलर का स्टाइलिश ब्लेजर पैंट पहना था। उसके साथ ही वो सादा सी क्रीम जूतियां पहने सबके सामने मौजूद थी। उसे देखकर राजवीर जी के चेहरे पर भी राहत के भाव साफ दिखाई दिए थे। विश्वजीत जी, विराज और सर्वेश जी उसे बारी बारी देखे जा रहे थे। अंबर दिया की साइड से निकली और 9-10 कदम रखकर अपनी कुर्सी के पास पहुंच गई। प्रेसिडेंट की कुर्सी के पास। अंबर ने दिया को इशारा किया तो राजवीर जी के बगल में जाकर खड़ी हुई। उसके देखते ही प्रथम ने पूछा, कहाँ थे तुम दोनों? दिया ने आराम से कहा, रेस लगा रहे थे। नव्या ने यह सुना तो उसके मुंह से अपने आप ही निकला, है? दिया ने सारे दांत दिखाते हुए कहा, ही मजाक कर रही हूँ। तभी अचानक से अंबर की आवाज आई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। किसी का कोई जवाब नहीं आया तो अंबर ने गहरी नजरों से सबको देखा। इस पर विराज बोला, आप सभी रिलैक्स हो जाइए, अगर आप सब चाहें तो हम एक ब्रेक भी ले सकते हैं। देवेंद्र ने तीखे स्वर में कहा, रहने दो विराज, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, पहले ही मिस सूर्यवंशी लेट हो चुकी हैं। शिखर बोला, आदत सी है उनको मिस्टर गुप्ता। शिखर ने तुरंत ही कहा तो अभिमन्यु बोल उठा, फिलहाल तो तुम हो जिसकी वजह से हम मीटिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए शांति रखो और अपनी कुर्सी पर बैठो। अंबर के बैठते ही बाकी सारे भी बैठ गए। विश्वजीत जी बेहद संवेदनशील भाव से बोले, अंबर, रघुवीर के बारे में सुना मैंने, माफ कीजिएगा हम घर नहीं आ पाए। अंबर ने सहजता से कहा, माफी जैसा कुछ नहीं है सर, आप अपने आप में ही इतनी बड़ी हस्ती हैं, समय का अभाव मैं समझती हूँ, आप जब चाहें घर आइए। आपको और पूरे परिवार को मेरी तरफ से आमंत्रण समझिएगा। वो खुलकर मुस्कुरा उठे। इस पर रम्या बोली, पापा तो नहीं आ पाने का रीजन दे रहे हैं मिस सूर्यवंशी, आप तो इनवाइट करने लगी।
अंबर बोली, इसका कारण भी है मेरे पास। कहकर उसने राजवीर जी और विश्वजीत जी दोनों को देखा और फिर सबसे बोली, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। कहकर उसने परिणीता से कहा, परी, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। उसने नाम ऐसे हिलाया तो वो क्यों वाली निगाहों से उसे देखने लगी। परिणीता ने सर्वेश जी को देखकर कहा, कर देती अगर कोई सुनने का इच्छुक होता तो। यहाँ तो रॉयल ग्रुप्स में फिलहाल कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना नहीं चाहता, इसलिए एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिला। अंबर ने उसकी नजरों का पीछा किया तो वो सर्वेश जी पर थी। उसने गहरी सांस खींची और बोली, मेरा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट है, और रही बात रॉयल ग्रुप्स की तो ये भी मेरा ही है। जस्ट एक्सप्लेन। विराज ने हैरानी से अंबर को देखा। दिया के होंठों से टेढ़ी सी मुस्कान छूकर गुजरी। हरीश बोला, मुझे अब भी नहीं लगता कि आप कोई नया प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं मिस सूर्यवंशी। क्यों? अभिमन्यु ने पूछा तो वो आगे बोला, इन्वेस्टर के नाम पर आप इस प्रथम को लाई हैं। कौन है ये? है कौन ये हमारे सामने? परिणीता एकदम से उठी। उसने गुस्से से कहा, तमीज से बात करो हरीश। फिर उसने उसे सीधा घूरा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, प्रथम का नाम लेने से पहले अपने लहजे और शब्द दोनों पर ध्यान दो। न प्रथम और न मौनी किसी ने राजकुमारी को शांत नहीं किया। इस पर हरीश ने भी गुस्से से कहा, राजकुमारी होंगी आप अपने महल में मिस चौहान। यहाँ आपकी और मेरी दोनों की वैल्यू एक बराबर है, तो शब्द और लहजे आप भी ध्यान में रखिए। परिणीता बोली, वैल्यू? वो कहकर व्यंग से हंसी और बोली, मुझे कोई शौक नहीं राजकुमारी बनकर फिरने का। खुद के दम पर करती हूँ जो करती हूँ। आपकी तरह मैंने धोखे से अपने बड़े भाई का हक नहीं छीना। हरीश ने उसे उंगली दिखाई। यू? विराज पूरी तरह से कट जा। इनफ। सन्नाटा, खामोशी, चुप्पी। विराज ने दोनों को घूरते हुए कहा, अपनी अपनी सीट पर बैठिए। फिर उसने प्रथम से कहा, प्रथम प्रेजेंटेशन दो। प्रथम ने बैग से लैपटॉप निकाला। वो बड़ी सी स्क्रीन के पास पहुंचा। कुछ 5 ही मिनट बाद पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में अंधेरा था। प्रथम ने लैपटॉप पर कोई पीपीटी चलाई जो प्रोजेक्टर के साथ सीधे स्क्रीन पर दिखाई जा सकती थी। उसने कहा, रॉयल ग्रुप्स के होटल्स, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन जो नहीं है वो है कैफे। आजकल कॉफी एंड टी को कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। भारत जैसे देश में जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, भारत के शेयरों को गर्म बनाती है, वहां भी कॉफी एंड टी लोगों की पहली पसंद है। कहने का मतलब ये है कि हम कॉफी को ब्रांड देंगे। कहकर उसने परी को देखा और आगे कहा, आगे आप बताइए मिस चौहान। ये सुनकर परिणीता खड़ी हुई। प्रथम ने डिजिटल पेन प्लस कंट्रोलर टेबल पर रखकर परिणीता की तरफ सरकाया। पेन उठाकर परिणीता प्रथम की ओर आई और बोली, स्टारबक्स का नाम आप सबने सुना होगा। इनफैक्ट वहाँ कॉफी भी पी होगी। स्टारबक्स अपने आप में ही एक ब्रांड हो चुका है। उसके नाम से लोग समझ जाते हैं कि बात कॉफी की हो रही है। हम अपना ब्रांड बनाएंगे। मेक इन इंडिया आप सब ने सुना होगा ना। गवर्नमेंट बहुत पहले स्कीम लॉन्च कर चुकी है। हमारा ये प्रोजेक्ट उसी पर बेस्ड है। वरुण बड़े ध्यान से सुनता हुआ बोला, इंटरेस्टिंग, बट इसके सक्सेस रेट? देवेंद्र ने भी रुचि दिखाई। प्रथम ने कहा, 45% से ज्यादा। ये बोलते ही परिणीता आगे कहने लगी, लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इंडिया के यूथ प्रेफर करने लगे हैं स्वदेशी चीजें। शिखर बोला, जो लोग मोबाइल अपने देश का नहीं चलाते, आप सोचती हैं कॉफी पियेंगे? और कंपीट भी तो आप किससे कर रही हैं? स्टारबक्स। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आज वो मल्टीनेशनल चेन्स में गिने जाते हैं। आप एक दिन अचानक उठकर उनसे compete करना चाहती हैं, कैसे करेंगे आप ये? परिणीता को उसके लहजे में ताना महसूस हो रहा था। अंबर अपनी जगह पर उठी। शिखर की आंखों में व्यंग देख कर दिया कि बोहें तन गई और वह गुस्से से मुस्कुरा दी। अंबर ने परिणीता से कहा, क्लिप प्ले करो। परिणीता ने तुरंत ही एक छोटा सा वीडियो चलाया। कॉफी उगाने के लिए गड्ढे खोदने से लेकर कॉफी बीजों को पौधे से तोड़ने तक की सारी ज्ञान की बातें उस वीडियो में थी। अंबर बोली, जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा, कॉफी के प्लांटेशन में ही लगभग आधा साल लग जाता है, लेकिन हमें कैफेस में जाकर 5 मिनट लगते हैं एक ऑर्डर प्लेस करने में। प्रॉफिट किसका? फाइनल प्रोड्यूसर का और मीडिएटर कंपनीज का। ये स्टडीज
बिजनेसमैन की होती है पर मेरी नहीं। इस प्रोजेक्ट को हम खुद लीड करेंगे, सीधे फार्मर से कनेक्शन बनाकर उन्हें और उनकी स्किल्स को यूज और डेवलप करके ऑर्गेनिक की तरफ ले जाने के साथ उन्हें टेक्निकल एजुकेशन देकर। मेरे इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव अभी भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे बाकी हैंडल्स काफ़ी हैं। मेरा मोटिव इंडिया को इंडियन देना है, नाम भी और टच भी। उसने सबको देखा और आगे कहना शुरू किया, हम चाहते हैं रॉयल ग्रुप्स को वो पहला एम्पायर हो जो इंटरनेशनल ब्रांड से compete करने की कोशिश करे। विश्वजीत जी ने कहा, अंबर, टाटा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड है। स्टारबक्स से कॉफी बीन्स का डायरेक्ट सप्लायर भी। आप लोग उनसे compete करेंगे? अंबर ने नाम ऐसे हिलाया और बोली, नहीं सर, टाटा इंडस्ट्रीज कॉफी प्रोडक्शन एंड सप्लाईज करती है। हम सिर्फ कैफे सेटअप करने की बात कर रहे हैं। एक लीगल बिजनेस करने की परमिशन संविधान हमें देता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, सही कहा ना मैंने? विश्वजीत जी अंबर की बात सुनकर मुस्कुराए। अंबर ने सबको देखा और बोली, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आप सभी का अप्रूवल ही चाहती हूँ। वो सीधे उन्हें हाँ कहने की धमकी दे रही थी। सबने एक दूसरे को देखा। कुछ मिनटों का सन्नाटा ऐसा था जैसे राजा ने अपने फैसले पर राय मांगी हो और बाकी अब सिर्फ हाँ कहने के लिए बाध्य हों। आई एम इन, मौनी ने हाथ उठाया और बोली। तभी वरुण ने भी कहा, ओके मैं भी। नव्या बोली, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। नव्या ने कहकर अपने दादाजी और पापा को देखा तो वो कुछ नहीं बोले। मतलब उसका फैसला राजी और इनकार का मोहताज नहीं था। देवेंद्र, हरीश और शिखर अब भी खामोश थे। सर्वेश जी के चेहरे से लग रहा था कि वो भी नहीं चाहते कि सबकी हाँ हो। विराज ने उन तीनों को देखते हुए पूछा, आप तीनों ने क्या फैसला लिया? बोलकर वो उंगलियों को आपस में फंसाए टेबल पर झुका। उसने हल्के से जोर देते हुए कहा, जो भी फैसला ले ये ध्यान में रखें कि यह प्रपोजल खुद बाईसा का है। शिखर कुछ बोलने वाला था लेकिन विराज का लहजा सुनकर उसने अपना ख्याल त्याग दिया। पर हरीश बोला, मिस सूर्यवंशी, मैं फिर से कहूंगा, आपको लगता है आप ये प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएंगी? अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? हरीश ने हल्के से मुस्कुराकर हाथ हवा में उठाए और बोला, सुना है निर्मला सिंह से डील को आप 50-50 पार्टनरशिप में बदल कर आई हैं। 30-70 को 50-50 में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके छोटे भाई सूर्यवंशी महल दांव पर लगा आए थे। उस रोज मीटिंग वाले दिन हरीश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं था। सब वहां बैठे सुन चुका था वो। सर्वेश जी हैरानी से अंबर को देखने लगे। वहीं अंबर आंखें सिकोड़ कर हरीश को देख रही थी। हरीश ने आगे कहा, मुझे घूर कर सच बदल तो नहीं जाएगा मिस सूर्यवंशी? मेहरबानी करके सबको सच बता दीजिए कि कैसे आप अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक में बराबर का हिसाब करके आई हैं। राजवीर जी गरज कर बोले, हरीश, अपने लहजे को ध्यान में रखकर सवाल पूछिए। लड़कियों से बात करने की तमीज कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर छोड़ाए हो क्या? हरीश दांत पीसता हुआ चुप हो गया। शिखर ने पूछा, बोलिए अंबर, क्या ये सही है? अंबर ने सबको देखा और फिर विराज को देखकर फिर से सामने नजरें जमा ली। 2 मिनट बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और अच्छा होगा जल्दी से जल्दी आप सबकी गलतफहमियों पर विराम लगा दिया जाए। मतलब? देवेंद्र ने पूछा। अंबर ने सर्द लहजे में कहा, आप शायद भूल गए हैं कि रॉयल ग्रुप्स सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोचते कि आपके अप्रूवल के बिना मैं यहाँ एक भी साइन नहीं कर सकती? आप सबको पहली और आखिरी बार याद दिलाना चाहती हूँ कि आपका अप्रूवल जरूरी है क्योंकि आप भी यहाँ के सदस्य हैं, लेकिन अप्रूवल के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये सोच जरा गलत है। मैं 79% शेयर होल्ड करती हूँ, +1 ऑफ बनीता, 5% मौनी राठौर। और कहकर उसने राजवीर जी से कहा, दादाजी थोड़ी लिबर्टी ले रही हूँ, एंड 7% ऑफ बुंदेलास। तो टोटल कितना हुआ? 92%। इतना तो काफी है ना उनके लिए जो मेरे साथ नहीं खिलाफ है? हरीश एकदम से उठा। उसने कहा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आप हमें ओवरटेक कर सकती हैं? तो याद रखिए मिस सूर्यवंशी, ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। अंबर बोली, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती हरीश। बोलते हुए उसने खड़े खड़े ही टेबल पर हाथ रखा और बोली,
बस ये कह रही हूँ कि मुझे अपने जैसा समझने की भूल मत करना। वाह, हरीश गुस्से से बोला। आपसे एक सवाल क्या पूछ लिया, आप तो घबरा गई। इसकी ऐसी कम तेजी। परिणीता ने दांत भींचते हुए बुदबुदाया। तभी उसने दिया को देखा। जब से आई थी तब से चुप है। वो एक पल के लिए अपना गुस्सा भी भूल गई। दिया कानों में ईयरबड्स लगाए कुर्सी से टिक कर सो चुकी थी। मौनी ने उसे आंखें दिखाई तो वो तुरंत चुप कर गई। वहीं अंबर बोली, एक सेकंड मिस्टर पांडे, चलिए आपके सवाल पर ही आते हैं, कहकर उसने सबको देखा, खास कर देवेंद्र और शिखर को। उसने आगे कहा, जी हाँ, मैंने मिसेस सिंह के साथ इक्वल पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है। सच है ये। विराज और बाकी सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। क्यों किया ऐसा? सरोज जी ने पूछा तो उसने कहा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में उनसे पार्टनरशिप शेयर करने से अगले 10 साल तक की उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ रॉयल ग्रुप्स के लिए बुक हो सकती है। तो सौदा घाटी का नहीं था। क्या मतलब? शिखर ने पूछा, क्योंकि वो समझा ही नहीं। अभिमन्यु ने जवाब दिया, निर्मला सिंह अपने आने वाले 10 सालों तक किसी और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट्स अ डील। किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी का इतना बड़ा बयान काफी ज्यादा मुनाफे का कारण बन सकता है। वरुण चौंक कर बोला, सच में? सबके होंठों पर चुप्पी थी। जिस मुंह से अभी सवाल और बदतमीजी निकल रही थी, वहां से सांस तक लेने की आवाज नहीं आई। विराज ने सबका ध्यान खींचा और बोला, तो डील आगे डिस्कस कर ले। सब बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। परिणीता ने हल्की सी मुस्कान होठों पर सजा ली और बोली, पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, कहाँ कहाँ ब्रांचेस सेटअप करनी है, मोटो एंड ऑल। प्रथम ने उसकी बात जारी रखते हुए आगे की प्लानिंग बताई। वरुण बोला, वो तो ठीक है प्रथम, बट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? हम यहाँ जब से आए हैं तब से हमारा मेन क्वेश्चन है। इस पर परिणीता बोली, मेजर इन्वेस्टर है प्रथम, परिणीता, दिया मेहरा, जयराना, अंबर और निर्मला सिंह। निर्मला सिंह का प्रपोजल ये है कि वो अपने शहर में एक ब्रांच खुद ऑन करना चाहती है। यही उनकी इन्वेस्टमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है। जयराना, विश्वजीत जी ने अंबर को देखा और बोले। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, भारतम के ऑनर है, आप शायद जानते भी हो। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते, इन्वेस्टमेंट करने को राजी हैं। निर्मला सिंह से तो आप डील कर चुके हैं, पर जय क्यों नहीं है यहाँ? परिणीता ने आदरपूर्ण ढंग से जवाब दिया, अंकल, ऑस्ट्रेलिया में कहीं एग्जीबिशन लॉन्चिंग है उनकी, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। विश्वजीत जी जवाब में ना के बराबर मुस्कुरा गए। वरुण बोला, मिस सूर्यवंशी। सबने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, वैसे तो रॉयल ग्रुप्स खुद एक ब्रांड है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए शायद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे। आपके पास अपनी स्टडीज होंगी। तो हम सब भी जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल तो प्रोजेक्ट का आउटर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ है, काफी कुछ अब भी बाकी ही है। अंबर ने हल्के से सिर हिलाया। उस अंधेरे से कॉन्फ्रेंस हॉल में फिर से स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने लगा। बेहद खूबसूरत और अनोखा लोगो क्रीम कलर की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। लोगों में स्टाइलिश कैलीग्राफी और बेहद ध्यान से डिजाइनिंग की गई थी, और वहाँ कैमलियास फूलों का इस्तेमाल खास कर था। उसने कहा, C&H हमारे ब्रांड का नाम, इसी नाम से देश भर में और देश के बाहर भी जाने जाने वाला है। C&H का अर्थ है चीलिंग एंड हीलिंग। जब लोग थक कर परेशान होकर कहीं जाना चाहेंगे तो ये नाम और हमारे कैफे का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा होगा कि वहाँ उन्हें शांति और संतुष्टि मिल जाएगी। इसकी मेन ब्रांच दिल्ली में सेट होगी, और C&H की खास बात यह होगी कि इसकी हर ब्रांच एक जैसी होगी, हर बिल्डिंग एक जैसी दिखने वाली। आम्बर ने परिणीता को देखकर प्रथम को कुछ इशारा किया। परिणीता ने बटन दबाया और स्क्रीन बदल गई। प्रथम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये 3D इंफ्रास्ट्रक्चर अंबर, परिणीता और मैंने डिजाइन किया है। हमारा फोकस है इसकी पहली ब्रांच दिल्ली में ही हो। कहकर वो दिया की ओर गया। दिया को सोया देखकर उसने पैर से उसकी रोटेटिंग चेयर झटकी तो वो हड़बड़ाकर उठ गई। प्रथम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, दिया मेहरा, लास वेगस यूएसए की जानी मानी फैशन मॉडल और इस ब्रांड की इन्वेस्टर होने के साथ साथ होने वाली ब्रांड एम्बेसडर। यह सुनते ही दिया ने चिढ़ते हुए परिणीता को देखा और मन में ही कहा, तुम्हें देख लूंगी बेटा चूहा, मना किया था इस आइडेंटिटी को पब्लिक करने का। आई विल किल यू फॉर श्योर।
परिणीता ने उसे चिढ़ाने के लिए अपनी बाहें 2 बार उछाल दी। दिया चिढ़ते हुए मुस्कुराई, फिर सबको देखा। परिणीता ने उसे नजरअंदाज करके कहा, दैट्स ऑल, ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। उसके रुकते ही अंबर ने कहा, आई होप आप सब अपना फैसला ले चुके हैं। तभी वहां सारी लाइट्स चालू हो गई। उसने कहा, सब राजी हैं तो अपने हाथ उठाकर वोटिंग कर दीजिए। उसके बाद एक खास अनाउंसमेंट। विराज आज चुप था, खासकर इतने बड़े प्रोजेक्ट को सामने लाने के बाद। सबने अपने हाथ उठाए, मजबूरी में ही सही, मगर सर्वेश जी भी सब में शामिल थे। अंबर मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच। नव्या बोली, अनाउंसमेंट में। नव्या ने टोका तो अंबर ने कुछ पेपर विराज के आगे सरकाए और बोली, विराज सूर्यवंशी अपने इस कंपनी से लीगल राइट मुझे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये सुनकर विराज के साथ साथ अभिमन्यु और सर्वेश जी कुर्सी छोड़कर उठ चुके थे। वो तीनों सदमे में अंबर को देखते रह गए। तब तक उसने आगे कहा, वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से रॉयल ग्रुप छोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर ही सर्वेश जी जोर से गरजे, क्या बकवास कर रही हैं आप भाई साहब? इतना कि एक पल के लिए नव्या सहम कर पीछे हट गई। विराज कुछ बोल भी नहीं पाया। अम्बर ने सर्वेश जी को देखा और गहरे शब्दों में बोली, काकुसा, आवाज नीची रखिए। एक बार फिर तीनों सूर्यवंशी सख्ते में आ गए। ऐसा लहजा और ऐसी हरकतें तो बायसकी हुआ नहीं करती थी। यहाँ तक कि अंबर हर मीटिंग से पहले विराट से डिस्कस जरूर करती थी। आज तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया और विराज की राय तक लेना ठीक नहीं समझा अंबर ने। विराज के मन में हजारों सवाल थे, फिर भी वो चुप खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ थे कि उसे अंबर की बातें अपमान लगी हैं। फिर भी जाने क्या था जो वो चुप भी साधे था। सर्वेश जी चिल्लाए, आवाज नीची कर ले, कैसे कर ले वैसा? आपको हक किसने दिया विराज के लिए फैसला लेने का? होती कौन है आप विराज को रॉयल ग्रुप से बाहर करने वाली? विराज बड़ी मुश्किल से 3 शब्द कह पाया, बाबा शांत रहिए। सर्वेश ने उसे झिड़की दी और बोले, चुप रहो तुम। खुद अपनी शादी से भागने की बात वो तुम थे जिसने इस कंपनी को संभाला। भाई से का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जाने कहाँ अपनी दुनिया में खोई थी। तब भी तुमने इस बड़ी सी कंपनी को बचाने के लिए जी जान लगा दी, और ये आज तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक रही है। नहीं हो सकता ये। अंबर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनती रही। फिर उसने ठंडे लहजे में विराज से कहा, मैं कुछ मांगू और आप ना दे, ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब। आपके साइन चाहिए इन पेपर्स पर। सर्वेश जी ने उसे घूरते हुए कहा, वो साइन नहीं करेगा। अंबर ने बड़े आराम से कहा, अगर वो साइन नहीं करेंगे तो मुझे मेरी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से मैं जब चाहूं इस कंपनी से सस्पेंड कर सकती हूँ। विराज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वाकई ये सामने खड़ी लड़की अंबर है। उसने एक गहरी सांस ली और पेन उठाकर पेपर्स पर साइन करता चला गया। साइन करने के बाद विराज ने फाइल अंबर के हाथों में थमाई। फाइल पकड़ते हुए अंबर ने सीधे विराज की आंखों में देखा। सिवाय अफसोस के वहां कुछ नहीं था, नफरत भी नहीं। अंबर मोबाइल और फाइल्स लेकर जाने लगी। तभी उसने अभिमन्यु से कहा, आरव के बारे में पता करो, किस तरह हैंडल कर रहा है वो। कहकर वो बिना किसी को देखे निकल गई। दिया, परिणीता, मौनी, प्रथम और नव्या ने भी उसके साथ कदम बढ़ाए। एक एक करके सब हॉल से निकल गए, सिवाय विराज और सर्वेश जी के। विराज बेध्यानी में खड़ा रह गया। सर्वेश जी बोले, हम आज ही भाई साहब से बात करेंगे। विराज ने हल्के से कहा, कोई जरूरत नहीं है पापा, ये हमारे और उनके बीच का मामला है। विराज के ऐसा कहने से सर्वेश जी बुरी तरह से चिढ़ उठे और बोले, तुम्हारा मामला? अरे समझते क्यों नहीं हो तुम? लात मार कर बाहर फेंक दिया और अब भी तुम्हें ये सब कुछ तुम दोनों के बीच की बात लगती है। विराज उदास स्वर में बोला, प्लीज पापा, हमें अकेला छोड़ दीजिए। कहकर वो खुद ही हॉल से बाहर जाने लगा तो सर्वेश जी पीछे से बोलने लगे तो विराज चुका। सर्वेश जी बोले, बर्बाद हो जाएंगे भाई साहब, लिख कर ले लो हमसे। ये सुनते ही विराज ने हॉल से बाहर कदम रखा और वो आंखों से ओझल हो गया। विराज अपने कैबिन में था। अंबर के कैबिन के कुछ ही कमरों को छोड़कर विराज का कैबिन पड़ता था। विराज अपनी कुर्सी घुमाकर बैठा था। बड़े और खूबसूरत कैबिन में मरघट सन्नाटा था। विराज की आंखें बंद थी और वो सेलिंग की तरफ सिर करके
कुर्सी से टिका हुआ था। ठंड के मौसम में भी उसका गर्म केबिन आराम देने वाला था, लेकिन उसके बाद भी विराज का बूझा चेहरा और उस पर बेहिसाब अशांति थी। गहरी गहरी सांसें भरते हुए वो विचारों में डूबा था। अचानक ही किसी लड़की का चेहरा उसकी आंखों में आया और उसने तुरंत ही जोर से आंखें मीची। उसके कानों में किसी लड़की की आवाज गूंजी, आप राजकुमार होकर भी कुछ भी नहीं हो विराज। अरे, उस महल में आपकी वैल्यू सिर्फ उतनी है जितनी आपकी बहन के छोटे भाइयों की। उनके फैसले के बाद उस महल में कोई सवाल नहीं उठाया जाता। फिर क्या मतलब आपके बड़े होने का? आपसे प्यार है मुझे, जिसका एक रीजन ये भी है कि आप सबसे बड़े बेटे हैं सूर्यवंशियों के। मुझे लगा आपसे शादी करके मुझे पावर और पोजीशन दोनों मिलेगी। प्यार करती हूँ मैं विराज, लेकिन क्या फायदा उसका जब मुझे शादी के बाद सिर्फ एक बहू बनकर रहना पड़े। सॉरी विराज सूर्यवंशी, आपसे प्यार और नहीं निभाया जाएगा। जो भी है उसे खत्म करते हैं। आखिरी शब्द के साथ ही विराज ने हौले से आंखें खोल दी। उसके शरीर पर ब्लेजर नहीं था, लेकिन शर्ट और टाई अब भी थी। उसने टाई को ढीला किया और फिर दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछ लिया। उसने हल्की सर्द आवाज में कहा, आराध्या, हम आपका इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आप छोड़कर गई थी। चाहे वो मोड़ महल में हमारी हैसियत का हो या फिर हमारे प्यार का। हम आपसे नफरत नहीं करते आराध्या, हमें आपकी जरूरत है। उसने अपनी कुर्सी टेबल की तरफ घुमा ली। तभी सामने रखी नेम प्लेट पर अपना नाम लिखा दिखा, सीओ विराज सूर्यवंशी। अपना नाम देखकर उसकी आंखें बस वहीं टिकी रह गई। उसने ग्लास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। वो फिर से खुद से ही बोला, माई वैल्यू इज जीरो, नो यूज। उसे भान ही नहीं रहा कि दरवाजे पर खड़ी अंबर उसे कुछ पलों से देख रही थी। अंबर उसे एकटक देखती रही। उसे अपना गला चौकसा होता लगा। जिन आंखों में संदेह होना था वहां नमी थी, लेकिन फिलहाल वो कमजोर नहीं पड़ सकती। इतनी दूर वो कुछ शब्दों से हारने नहीं आई है। आगे क्या होगा? क्या विराज कुछ गलत तो नहीं कर बैठेगा? क्या खुशी उस सूर्यवंशी का नाम बता देगी? क्या अंबर विराज को कमरे से बाहर करके उस कल्पित सूर्यवंशी को बाहर आने पर मजबूर कर देगी? क्या जय और कुछ भी जानता है जो अंबर को नहीं पता? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।